हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अरस्तू से संबंधित जो कि यूपी टीजीटी सिविक्स के अंतर्गत एक टॉपिक है पॉलिटिकल थिंकर, जिसमें अरस्तू भी हमारा टॉपिक के अंतर आता है। तो आज हम यहाँ पर अरस्तू से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट को ही कंप्लीट करेंगे। फैक्ट के माध्यम से ही हम अरस्तू को समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। अरस्तू जो है, अरस्तू का जन्म सबसे पहले देखते हैं 384 ईसा पूर्व में थ्रेस स्थित स्टागिरस नामक स्थान पर हुआ था, जो यूनानी उपनिवेशवाद था। आगे है, अरस्तू महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो का शिष्य था और विश्व विजेता की महत्वाकांक्षा रखने वाला सिकंदर का गुरु था। अरस्तू राजनीतिक विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो फैक्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है कि अरस्तू का शिष्य कौन था। तो शिष्य हो जाएगा सिकंदर, और अरस्तू के गुरु कौन थे, तो प्लेटो हो जाएगा। और अरस्तू को राजनीतिक विज्ञान के पिता कहे जाते हैं तथा उन्हें प्रसिद्ध जो है उनकी पुस्तक जो है पॉलिटिक्स जो लिखी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलिटिक्स जो है वो किसकी रचना है। तो हमारा आंसर होगा अरस्तू। ठीक है। इससे पहले अगर हम देखें, इससे बाद हम देखेंगे कि अरस्तू ने राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है। अरस्तू ने राजनीतिक विज्ञान को क्या कहा है, मास्टर साइंस कहा है। और अरस्तू ने, जैसे प्लेटो ने एकेडमिया खोला था, इन्होंने भी लीसियस नामक शैक्षणिक संस्था क्या की थी, खोली थी 335 ईसा पूर्व में। अरस्तु द्वारा अज्ञानात्मक, द्वंद्वात्मक, सौहृदयशीय और अन्वेषणात्मक विश्लेषण आदि पद्धतियों का लेखन क्या है, अपनी लेखन शैली में प्रयोग किया है। अब यहाँ पर हमने अज्ञानात्मक और निम्नात्मक पद्धतियाँ हमने प्लेटो जब पढ़ा था उस समय देखा था कि अज्ञानात्मक और निम्नात्मक पद्धति जो है प्लेटो ने अपने लेखन में इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर अज्ञानात्मक पद्धतियाँ का प्रयोग कर रहा है, विश्लेषण द्वंद्वात्मक कर रहा है, स्वदेश यहाँ पर नीचे बताया गया है। स्वदेश मतलब मान लो हमने कोई एक बीज है, मान लो ये आम का बीज है या फिर गेहूं का बीज है, कोई सा भी बीज है, तो हम बीज जब हम उसको ज़मीन में रोपते हैं तो हमारी एक कल्पना बन जाती है कि ये क्या करेगा, फल देगा, आम बड़ा पेड़ बन जाएगा, फिर फल देगा। तो इसी तरह से जो गेहूं का बीज है वो बाद में क्या है, गेहूं बनेगा। तो ये क्या है, बीज बोने पर ही हम ये एक कल्पना हम कर लेते। इसी को स्व उद्देश्य मतलब कोई काम करने से पहले उसका कोई उद्देश्य होता है, इसको हम स्व उद्देश्य बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आगे और देख लेते हैं। प्लेटो, अरस्तू, रूसो, हीगल, ग्रीन। प्लेटो, अरस्तू, रूसो, हीगल, ग्रीन, ये सब के सब क्या है, आदर्शवादी विचारक हैं। ये विचार आदर्शवादियों में शामिल हैं जो अपना विचार अमूर्त विचार से प्रारंभ करते हैं। मतलब इनका जो विचार है अमूर्त विचार से प्रारंभ करते हैं तथा राज्य एवं समाज को प्राथमिकता प्रदान करते हैं तथा चाहिए पर बल प्रदान करते हैं। मतलब ऐसा होना चाहिए कि कल्पना ये करते हैं। आगे है, अरस्तु एथेंस से कलचिस भाग जाता है ताकि एथेंस वासी जो हैं दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर सकें। अब हम अध्ययन पद्धति पे देखते हैं। तो अध्ययन पद्धति जो है, अरस्तु की अध्ययन पद्धति को स्व उद्देश्यात्मक पद्धति कहा जाता है, टेलोलॉजिकल कहा जाता है। स्वदेश का मतलब जो है वो मैंने बता दिया है। अरस्तु के अकॉर्डिंग किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्ण निर्धारित होता है। मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने बीज का एग्जाम्पल दिया था कि बीज का भी उद्देश्य है एक बड़ा बन के एक पेड़ बनना, या फिर गेहूं का है तो जाके हमें जो है गेहूं देना, ये पहले से ही क्या है, पूर्व निर्धारित होता है। ये किसका विचार है, तो अरस्तु का विचार है कि किसी वस्तु का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। आगे, स्व उद्देश्यात्मक पद्धति में संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है। मतलब बीज होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर वो क्या होगा, फल देगा। इस तरह से क्या है,
पूरी संपूर्ण कल्पना, पहले बीज जमा नहीं, क्या पता वो बीज जमा ही नहीं, लेकिन उससे पहले ही क्या हो जाती है, पूरी कल्पना हमारे मस्तिष्क में एक ब्लूप्रिंट की तरह छप जाती है। जैसे यहाँ पर है, बीज से पहले वृक्ष की कल्पना की जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है स्वोद्देश्यात्मक पद्धति का। आगे अरस्तु ने स्वोद्देश्यात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि स्वोद्देश्यात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए राज्य को व्यक्ति से पहले बताया है। आगे हम देखते हैं, अरस्तु के अनुसार राज्य जो है, मतलब यहाँ पर उसने बताया कि राज्य नंबर 1 पे राज्य है और नंबर 2 पे व्यक्ति है। इस तरह से पहले राज्य जो है व्यक्ति से पहले आ गया। अरस्तु के अनुसार राज्य जो है मनुष्य का पूर्वगामी है। तो राज्य पहला है और यही राज्य जो होगा मनुष्य का पूर्वगामी होगा। आगे स्वदेशात्मक पद्धति का विस्तृत अभिप्राय क्या है। लकड़ी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लकड़ी है, निर्माण के यंत्र है, मेज का विचार है और फिर क्या है, मेज का निर्माण कर लिया जाता है। तो ये कि एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से हमें मेज बनाते हैं। तो मेज बनाने से पहले हमें क्या है, मतलब लकड़ी हमने देखी तो हमारे मस्तिष्क में अलग से आ जाएगा कि लकड़ी है तो इसका बेड बन जाएगा, और बेड बनाना है, लकड़ी है तो हमें इसका टेबल बनाना है, लकड़ी है तो हमें उसका क्या बनाना है, स्टूल बनाना है, लकड़ी है तो दरवाज़ा बनाना है। इस तरह से क्या है, पहले से ही हमें एक उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं, स्वर्णिम मध्यम मार्ग का सिद्धांत है। अरस्तु के चिंतन में मध्यम मार्ग का विचार प्रभावी है। यह विचार अरस्तु के चिंतन में प्रत्येक संकल्पना में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए शासन प्रणाली में संपत्ति के संदर्भ में भी उसने मध्यम मार्ग का सहारा लिया है। तो मध्यम मार्ग का ये सहारा लेता है। अब राज्य के बारे में बता, राज्य के विकास का क्रम परिवार, गांव एवं राज्य है। तो राज्य कैसे विकास करेगा, परिवार से, गांव से, राज्य से। अरस्तु के अनुसार राज्य स्वाभाविक, प्राकृतिक एवं आंगिक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य जो है समुदायों, अब राज्य बताता है कि राज्य क्या है, तो समुदायों का समुदाय है, मतलब बहुत सारे समुदाय उसमें हैं, वो एक समुदाय, 2 समुदाय, इन सबको मिला के ही राज्य का निर्माण होगा। व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास राज्य में ही संभव है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास करना है तो वो राज्य के अंतर्गत ही रहकर वो संभव हो सकता है। अतः अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है, मतलब राज्य रहेगा तो जीवन रहेगा हमारा, इस तरह से, लेकिन राज्य अच्छे जीवन के लिए बना हुआ है। आगे देखते हैं, अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता, अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता या तो वो है पशु है या फिर देवता। ऐसा किसने कहा है, अरस्तु के अनुसार। वो कहते हैं अपने अनुसार कि यदि कोई व्यक्ति राज्य में नहीं रह रहा है, वो अलग ही दुनिया में रह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पशु हो जाएगा और या फिर देवता हो जाएगा। आगे अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर और सर्वश्रेष्ठ है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है जो आत्मनिर्भर एवं सर्वश्रेष्ठ है। आगे अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषता हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो शासन प्रणाली पॉलिटी होनी चाहिए हमारी, ये उसने बताया है। आदर्श राज्य की विशेषता, शासन प्रणाली पॉलिटी होनी चाहिए। राज्य की जनसंख्या न ज़्यादा न कम होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, इसलिए तो कहते हैं मध्यम मार्ग वो अपना रहा है। राज्य का आकार न ज़्यादा बड़ा न कम होना चाहिए, यहाँ पर भी मध्यम मार्ग है। राज्य जो है समुद्र के किनारे स्थित होना चाहिए। नागरिकों का चरित्र जो है बुद्धिमान तथा साहसी दोनों का मिला जुला स्वरूप होना चाहिए। तो नागरिकों का चरित्र क्या है, बुद्धिमान होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, और मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ चरित्रवान हो या सिर्फ बुद्धिमान हो या फिर साहसी, तीनों का मिश्रण। तो यहाँ पर भी मध्यम मार्ग दिखाई देता है। आगे आंगिक राज्य कौन से के बारे में क्या बताया। आंगिक राज्य के समर्थक राज्य को व्यक्ति से ज़्यादा महत्व देता है, व्यक्ति से ज़्यादा महत्व देता है। राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति का महत्व है। जिस तरह शरीर के अंगों
के पहले व्यक्ति का बोध होता है, उसी तरह राज्य के नागरिकों के पहले राज्य का बोध होता है। मतलब पहले राज्य होगा और फिर उसके बाद क्या है, नागरिक होंगे। इसलिए अरस्तु ने कहा कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो राज्य के नागरिकों के पहले, मतलब उसमें जो नागरिक रह रहे हैं उससे पहले राज्य का बोध बताया है। और उन्होंने कहा कि राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है। बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि अरस्तु कहता है कि राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है। अगला है प्लेटो हो गया, अरस्तु हो गया, रूसो हो गया, हीगल। ग्रीन क्या है, राज्य का विचार आंगिक है, मतलब तीनों ने ही आदर्शवादी राज्य की कल्पना की है। अरस्तु ने अर्थशास्त्र के अध्ययन को घर एवं घरेलू कार्यों के प्रबंध का अध्ययन कहा है। मतलब अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की यहाँ पर बात हो रही है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र वाली यहाँ पर बात नहीं है। तो उन्होंने जो इकोनॉमिक जो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, उसको क्या बताया है, घर एवं घरेलू कार्यों के प्रबंध के लिए अध्ययन करना बताया है। इसके अनुसार जीव विज्ञान में भी भौतिक शरीर का ही अध्ययन किया जाता है और जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य जो है नैतिक और सद्गुणी जीवन यापन है। आगे है, अरस्तु ने व्यक्ति के जीवन के निजी एवं पारिवारिक भाग को भौतिक और आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए माना, जबकि सार्वजनिक जीवन को नैतिक और सद्गुणी जीवन का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया है। इसलिए इसे सर्वोच्च विज्ञान का नाम दिया है। किसने नाम दिया है राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान? तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा अरस्तु। अब अरस्तु के अनुसार राजनीति की परिभाषा क्या है? अरस्तु के अनुसार मानवीय जीवन दो पक्षों के होते हैं, आर्थिक और व्यक्तिगत पक्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आर्थिक और व्यक्तिगत, आर्थिक पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का राजनीतिक एवं सामाजिक विज्ञान है। इसलिए अरस्तु ने व्यक्ति को एक राजनीतिक प्राणी का नाम दिया है। तो व्यक्ति क्या है? एक राजनीतिक प्राणी, जीव। मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है, मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल किसने कहा है? अरस्तु ने। अब यहाँ पे अभिप्राय है कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति में भौतिक आवश्यकताएं विद्यमान होती हैं जो पशुओं से मिलती हैं, परंतु व्यक्ति की मूल विशेषता नैतिक सद्गुणी जीवन यापन में है जो ईश्वर की विशेषता के समान है। आगे है, इसलिए राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने का मूल्य उद्देश्य क्या है? समुदाय का कल्याण करना, ना कि व्यक्ति का। अगर जो भी व्यक्ति पॉलिटिकल में जाता है तो उसका सबसे पहले स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उस जनता, मतलब जो भी शासन कर रहा है या जो शासन में है, उसका काम होना चाहिए समुदाय का कल्याण करना, ना कि व्यक्तिगत स्वार्थ और हितों की पूर्ति करना है। ये विचार अरस्तु पर प्लेटो के विचार का स्वाभाविक परिणाम है। आगे देखते हैं, विचार जो है उसके परिवार से संबंधित। तो अरस्तु ने परिवार को महत्व दिया है और प्लेटो बिल्कुल भी नहीं देता, ये आपको याद रखना। अरस्तु परिवार को महत्व प्रदान करता है। परिवार में अरस्तु ने पति पत्नी बच्चे व दासों को शामिल किया है। अरस्तु के अकॉर्डिंग परिवार एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु के अनुसार परिवार में पति पत्नी बच्चे व दास होते हैं। परिवार का मुखिया पति होता है जिसमें विवेक सर्वोच्च होता है। पत्नी में अल्प विवेक होता है जबकि बच्चों में विवेक विकसित होता है। अरस्तु के अनुसार परिवार में सभी की स्थिति समान नहीं होती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को निर्देशित करने में मुखिया की भूमिका अलग अलग होती है। डनिंग के अनुसार जब पति पत्नी को निर्देशित करता है तब उसकी भूमिका संवैधानिक सलाहकार की होती है। पिता पुत्र को निर्देशित करता है तो अधिनायकवादी होती है, और जब मालिक दास को निर्देशित करता है तो उसकी भूमिका निरंकुश होती है। मतलब जब पति पत्नी को बताए कुछ तो वो क्या हो गया? संवैधानिक सलाहकार। पिता पुत्र को निर्देश दे तो अधिनायकवादी, और मालिक और दास जो हो गया वो निरंकुशवादी। ये डनिंग के अनुसार है।
अतः अरस्तु के अनुसार राज्य का नागरिकों पर शासन मुखिया के परिवार पर शासन से भिन्न होता है। परंतु यहाँ पर अरस्तु कह रहे हैं कि राज्य का नागरिकों पर शासन मुखिया के परिवार से भिन्न होता है। प्लेटो के अनुसार मुखिया का शासन राज्य का नागरिकों के समान होता है। अरस्तु ने इसका खंडन किया है। ठीक है, अगला है परिवार में पति का पत्नी पर शासन स्थायी होता है, जबकि राजा का नागरिकों पर शासन स्थायी नहीं होता है। आगे है परिवार का मूल उद्देश्य होता है भौतिक आवश्यकताओं का प्रबंध करना, जबकि राज्य द्वारा नैतिक आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। परिवार के मुखिया का परिवार के अलग अलग लोगों के लिए निर्देश भिन्न होता है, जबकि राज्य का निर्देश सभी के लिए समान होता है। राज्य का निर्माण परिवार व गांव से मिलकर होता है, अतः राज्य परिवार व गांव से गुणात्मक व व्यापक तथा तुलनात्मक रूप से भिन्न होता है। अब दास प्रथा पर विचार क्या है अरस्तु के। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है। अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति दास हैं जो विवेक शून्य, मतलब जो अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकते, वो क्या बन जाएंगे, दास हैं, दास बन जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने दिमाग से कुछ ना कुछ सोचते रहना चाहिए। ठीक है, अरस्तु ने विवेक शून्य लोगों को दासों की श्रेणी में रखा है, जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ लोगों के दास होते हैं। दास मनुष्य की जीवन संपत्ति व परिवार का भाग्य होते हैं। आगे है दास प्रथा के समर्थन में अरस्तु के तर्क। अरस्तु के अनुसार यह प्रकृति का नियम है कि श्रेष्ठ अधीनों पर शासन करे, अतः दास प्रथा जो है प्रकृति है। दास प्रथा जो है दासों व स्वामी दोनों के लिए उपयोगी है। स्वामी के लिए इसलिए उपयोगी है कि उनके द्वारा घरेलू कार्य करने में स्वामी को शासन कार्यों में भागीदारी के लिए पर्याप्त समय मिलता है। दासों के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि मालिक के साथ रहते हुए दासों में भी नैतिकता का विकास हो जाता है। अरस्तु ने नैतिकता का विकास होने पर दासों को छोड़ देने का समर्थन किया है। मतलब जब कोई दास बहुत ज़्यादा वो हो जाए, अपने आप को राजा ही समझे, तो उस समय क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ये अरस्तु कहता है, क्योंकि उसमें क्या है, नैतिकता का विकास हो गया, तभी तो वो अपने आप को क्या समझने लग गया, मालिक समझने लग गया। इस तरह से वारकर के अनुसार अरस्तु की दास प्रथा में मानवीयता का तत्व मौजूद है। तो मानवीयता का तत्व मौजूद मानते हैं कौन, वारकर। आगे है आधुनिक दास प्रथा व अरस्तु की दास प्रथा में अंतर। तो आज की दास प्रथा और अरस्तु की जो दास प्रथा है उसमें क्या अंतर है यहाँ पर बताई गई है। आधुनिक दास प्रथा जो 18वीं से 19वीं शताब्दी में अफ्रीका में प्रचलित थी, जिसमें दासों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। दासों को खुलेआम खरीदा व बेचा जाता था। इन्हें जंजीरों से बांधकर भी रखा जाता था। अतः अरस्तु की दास प्रथा आधुनिक दास प्रथा से भिन्न है। अरस्तु की दास प्रथा की विशेषताएं देखें तो अरस्तु ने युद्ध बंदियों को दासों की श्रेणी में नहीं रखा। ठीक है, युद्ध बंदी जो होंगे वो दास नहीं बनाए जाएंगे। इसके अनुसार दास का बेटा दास होगा यह आवश्यक नहीं है। मतलब वो यहाँ पर क्या है, दास का बेटा दास बन जाए ये जरूरी नहीं है, वो कुछ और भी अपना व्यवसाय अपना सकता है। अरस्तु के अनुसार दासों को उत्पादन कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, वे केवल घरेलू कार्यों में सहायता करेंगे। तो दास सिर्फ और सिर्फ घरेलू कार्यों में सहयोग देंगे अकॉर्डिंग टू अरस्तु। आगे है अरस्तु के अनुसार यदि दास में विवेक का विकास, मतलब उसमें उसकी जो बुद्धि है वो थोड़ी सी भी काम करने लग जाए तो उसे मुक्त कर देना चाहिए। मतलब उसको फिर घरेलू काम करने के लिए दास नहीं, उसको कुछ और क्या है, अतः यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति आजीवन दास रहे। मतलब एक व्यक्ति जीवन भर दास बन के नहीं रह सकता। अगर उसमें थोड़ी सी भी बुद्धि आ जाती है, अच्छा मतलब घरेलू कार्यों से वो और कुछ सोचने लग जाता है, तो उसको मुक्त कर देना चाहिए। आगे है अरस्तु के अनुसार दासों के साथ मानवीय व मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अरस्तु के अनुसार दास मालिकों के शरीर के ही विस्तृत रूप हैं, जिसने तो यहाँ तक कहा है कि यूनानी लोग दासों की श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे, बल्कि बर्बर जातियों को ही दासों में
रखा जाएगा। ये अरस्तु के अनुसार है कि जो यूनानी लोग हैं, मतलब जो सभ्य लोग हैं, मतलब जो दिमाग से सोचते हैं, उनको दास नहीं बनाया जाएगा। जो बिल्कुल भी मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको केवल दास में रखा जाए। आगे है विधि का शासन। विधि का शासन जो है, अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के विपरीत विधि के शासन को महत्व दिया है। अरस्तु के अनुसार विधि युग युग के अभिनव की संचित निधि है। अरस्तु के अनुसार विधि वासना रहित विवेक है। अरस्तु ने विधि को सद्गुणों का पर्याय माना है। अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में कहा है कि जब व्यक्ति विधि व न्याय से परिपूर्ण होता है तो वह सर्वोत्तम होता है, परंतु इससे अलग होने पर वो निकृष्ट बन जाता है। अकॉर्डिंग टू अरस्तु विधि अव्यक्तित्व होती है क्योंकि विधि शासक व शासित दोनों पर ही समान रूप से लागू होती है। मतलब जो विधि है वो शासक और शासित दोनों पर लागू होती है। शासक व शासित दोनों विधि के समान क्या है? समान है दोनों विधि के अकॉर्डिंग। शासक जो है विधि द्वारा शासन करते हैं, स्वेच्छाचारी द्वारा नहीं। शासन का आधार शासितों की सहभागिता है। आगे देखते हैं नागरिकता। अब सिटीजनशिप देखते हैं। अरस्तु के अनुसार वे व्यक्ति नागरिक हैं जो शासन कार्यों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं। वारकर के अनुसार अरस्तु की नागरिकता की कल्पना राज्यों में करदाता के रूप में न होकर शेयर होल्डर या अंशधारी के रूप में। मतलब जो शासन में है वही सिर्फ नागरिक हैं, बाकी सब कोई नागरिक नहीं है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया। आगे देखते हैं अरस्तु ने नागरिकता का आशय सरकार के न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी से लिया है। आधुनिक नागरिकता का मूल आधार अधिकार है। यह जन्म से या किसी भूभाग में निवास करने से प्राप्त हो जाती है। अरस्तु के अनुसार निम्न लोगों के लिए नागरिकता नहीं होनी चाहिए। अब ये निम्न लोग महिलाओं के लिए नहीं है, शिल्पियों के लिए नहीं है, बूढ़े और बच्चों के लिए नहीं है, दासों के लिए भी नहीं है और विदेशियों के लिए भी नागरिकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो नागरिकता रखी है वो प्रशासन में भागीदारियों के। अरस्तु का कहना है ये तो प्रकृति का नियम है कि वरिष्ठ कनिष्ठ पर शासन करे। आगे है अरस्तु की नागरिकता कर्तव्य पर आधारित है। अरस्तु की नागरिकता की मान्यता का आधार नैतिकता का विकास है। अरस्तु की नागरिकता जन्म या निवास के आधार पर प्राप्त नहीं होती। अब नागरिकता के गुण क्या है? अरस्तु के अकॉर्डिंग नागरिकता का कोई एक सामान्य गुण नहीं होता है। इसके गुण विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा राज्य के विधान के अनुसार इनमें परिवर्तित होते रहते हैं। अच्छे मनुष्य के गुणों का नागरिकों में होना या न होना आवश्यक नहीं है। एक अच्छे नागरिक में शासन करने तथा शासित होने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये मान रहा है यहाँ पर अरस्तु की जो नागरिक हैं उसमें अच्छे गुण हो या ना हो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नागरिक में क्या होना चाहिए? शासन करने का जो क्षमताएं हुनर होना चाहिए, यही इम्पोर्टेंट है। आगे है एक श्रेष्ठ मनुष्य के गुण। एक श्रेष्ठ मनुष्य के गुण क्या है? अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण संयम, साहस एवं न्याय है। संयम, साहस और न्याय है। एक श्रेष्ठ मनुष्य में शासक तथा नागरिक दोनों का गुण होना आवश्यक है। तो शासक भी है और नागरिक दोनों गुणों, इसलिए कहते हैं ना मध्यम मार्ग का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य के गुण स्थिर एवं अपरिवर्तनशील होते हैं। आगे संपत्ति का विचार। तो संपत्ति का विचार में है व्यक्ति का मूल विकास जो है नैतिकता में है। नैतिकता आंतरिक होती है लेकिन नैतिकता के विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां भी आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों में संपत्ति प्रमुख है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति के दो प्रकार से होता है। एक तो प्राकृतिक तरीके से, दूसरा शोषण की विधि से। प्राकृतिक तरीके से कौन सा है? अरस्तु के अनुसार मछली पालन करना, कृषि कार्य करना, ये क्या है? प्राकृतिक तरीके हैं। और शोषणकारी तरीके कौन से हैं धन कमाने के? वो है व्यापार वाणिज्य से
प्राप्त संपत्ति। लेकिन अरस्तु क्या है, प्राकृतिक विधि द्वारा अर्जित संपत्ति को ही वैध मानते, मतलब ये वैध है। अगर आपने कृषि की, पशुपालन किया तो ये क्या है, वैध है, ये वैध नहीं माना। अरस्तु के अनुसार संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व का देश और काल में विस्तार है। अरस्तु के अनुसार संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्ति की बजाय परिवार का होता है। अरस्तु संपत्ति का समर्थन तथा व्यापार और सूदखोरी की आलोचना करता है। अरस्तु ने संपत्ति विवरण को 3 तरीके बताए हैं। एक तो व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक उपभोग, सामूहिक संपत्ति, व्यक्तिगत उपभोग और सामूहिक संपत्ति, सामूहिक उपभोग, 3 तरीके बताए हैं। अब अरस्तु जो है प्रथम वितरण के तरीकों को अच्छा मानता है। तो प्रथम जो है व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक उपयोग को क्या है, सबसे अच्छा मानता है। आगे क्रांति का विचार। क्रांति के विचार में अरस्तु ने शासन प्रणाली का विशद वर्णन करते हुए शासन प्रणाली के परिवर्तन का भी उल्लेख किया है। अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली संविधान में परिवर्तन ही क्रांति है। उदाहरण के लिए कुलीन तंत्र का गुट तंत्र में परिवर्तन है। इसके अनुसार क्रांति का मूल कारण है विषमता और समानता की आकांक्षा। इसके अनुसार 2 प्रकार की समानता होनी चाहिए, निरपेक्ष और अनुपातिक। अकॉर्डिंग टू अरस्तु क्रांति का मूल कारण गरीब वर्गों में समान होने की आकांक्षा है तथा धनी वर्गों द्वारा विषमता बनाए रखना है। इसलिए क्रांति जो है अमीर और गरीब दोनों वर्गों द्वारा की जाती है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के मूल कारण के अतिरिक्त क्रांति के अन्य कारण भी होते हैं, जैसे शासकों की धृष्टता तथा लाभ की लालसा, सम्मान की लालसा। इसके अंतर्गत अयोग्य को सम्मानित व योग्य को अपमानित करना, शासन करने वाले व्यक्ति योग्य हों। घृणा के कारण भी क्रांति होती है, क्योंकि धनी वर्ग में जनता शासकों से घृणा करती है। समाज में गरीब व धनी वर्गों में असंतुलन ही क्रांति का मूल कारण है। राज्य के किसी एक अंग का आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली होना। अब विशेष समान प्रणालियों में क्रांति के विशेष कारण इस प्रकार है। प्रजातंत्र में क्रांति तब होती है जब लोकप्रिय नेता क्या है, तो यहाँ पर क्या है, प्रजातंत्र में जब लोकप्रिय नेता जनता को धनी व्यक्तियों के विरुद्ध भड़काए व धनी व्यक्तियों के साथ अत्याचार हो, तब क्या हो जाती है, क्रांति हो जाती है। ये कौन कह रहा है, अरस्तु कह रहे हैं। आगे है, जब एक लोकप्रिय नेता समूची शक्तियों का स्वयं प्राप्त करने का प्रयत्न करे, जब क्या हो जाता है, क्रांति हो जाती है। थर्ड ऑप्शन दिया है धनिक तंत्र, मतलब धनवान लोग में क्रांति शासन तंत्र के आपसी झगड़े व गुटबंदी द्वारा होती है। इसमें जनता से अन्याय भी क्रांति का कारण होता है। कुलीन तंत्र में क्रांति का मूल कारण है शासन करने वाले व्यक्तियों की सीमित संख्या है। राजतंत्र में क्रांति का मूल कारण शासक वर्गों का मतभेद, किसी जन आंदोलन नेताओं द्वारा शासन के विरुद्ध भड़काए भावनाएं भड़काना एवं शासकों का आलसी हो जाना। आगे है क्रांति रोकने के उपाय भी अरस्तु ने बताए हैं कि अरस्तु के अकॉर्डिंग क्रांति रोकने का सबसे उपयुक्त उपाय है मध्यम वर्ग का शासन, मतलब मध्यम वर्ग के द्वारा शासन किया जाना चाहिए। जनता में अपने कानून का पालन व उनके प्रति सम्मान की भावना हो, शासकों का जनता से व्यवहार अच्छा हो, समाज में विषमता का अभाव हो, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी अमीरी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से विषम समाज नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का वर्ग आवश्यकता से अधिक संपत्ति अर्जित ना कर ले, ये ध्यान रखना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति द्वारा ना हड़पी जाए। शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिसमें व्यक्तियों के सद्गुणों का विकास हो। एक न्यायपूर्ण समाज में क्रांति की भावना कम होती है। क्रांति का मूल कारण है समाज में पाई जाने वाली विषमताएं, और क्रांति करने वाले लोग समानता की आकांक्षा रखते हैं। समानता की आकांक्षा
जो है धनी एवं गरीब वर्ग के लिए भिन्न होती हैं। अरस्तु ने सामान्य कारणों के अतिरिक्त क्रांति के विशिष्ट कारणों का भी उल्लेख किया है। अत्याचार तंत्र का निर्माण राज्य तंत्र की क्रांति के परिणाम स्वरूप होता है। अब हम देखते हैं संविधान और शासन प्रणाली का वर्गीकरण। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग संविधान क्या है? राज्य का रूप है। इसके अनुसार संविधान की निम्न विशेषताएं: विभागों का निर्धारण व बंटवारा, सर्वोच्च सत्ता के केंद्र का निर्माण और राज्य के उद्देश्य का उल्लेख। तो सरकार का वर्गीकरण शासन कार्य में सम्मिलित लोगों की संख्या पर आधारित होना चाहिए। शासकों का उद्देश्य होना चाहिए कि शासक जो है जनहित में या स्वहित में काम करते हैं के आधार पर अरस्तु का वर्गीकरण आधारित है। अब शासन प्रणाली जो है का वर्गीकरण उसने 6 प्रकार से किया है। अरस्तु के अनुसार शासन प्रणाली के 2 रूप हैं। एक है शासन प्रणाली का शुद्ध रूप और दूसरा है शासन प्रणाली का भ्रष्ट रूप। अब शुद्ध रूप देख लेते हैं। राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन, कुलीन तंत्र कुछ लोगों का शासन, संवैधानिक शासन तंत्र मतलब बहुमत का शासन। अब दूसरा मतलब भ्रष्ट रूप देखते हैं शासन प्रणाली का। निरंकुश तंत्र, गुट। यहाँ पर सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन प्रणाली के बारे में देखते हैं। अरस्तु ने सर्वप्रथम शासन प्रणाली के लिए पॉलिटी शब्द का प्रयोग किया। पॉलिटी में मध्यम सद्गुण पाया जाता है। पॉलिटी जो है शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ रूप होती है, क्योंकि यह 2 प्रकार की शासन प्रणाली का मध्यम मार्ग होता है। अरस्तु के अकॉर्डिंग पॉलिटी लोकतंत्र व गूढ़तंत्र शासन प्रणाली का सम्मिलित रूप है। अरस्तु के अनुसार सबसे बेहतर शासन प्रणाली राजतंत्र है, क्योंकि इसमें सर्वोच्च सद्गुण पाया जाता है। पॉलिटी में संख्या व विवेक दोनों का समन्वय होता है। विवेकशील व्यक्ति भी शामिल हो, साथ ही संख्या बल हो, इन दोनों का मिश्रण रूप ही क्या है? पॉलिटी है। शासन प्रणाली का उदय होता है। सर्वोच्च शासन प्रणाली में धनिक लोगों के साथ गरीब लोग भी शामिल हों। तो आप देख रहे हैं कि वो मध्यम मार्ग को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, मतलब एक चीज़ को ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार पॉलिटी जो है अभिजात्य तंत्र और लोकतंत्र दोनों के लिए ही शासन प्रणाली के बीच का मार्ग है। निरंकुश शासन प्रणाली शक्ति पर आधारित होती है। गुटतंत्र संपत्ति पर आधारित शासन प्रणाली है, जबकि लोकतंत्र जो है स्वतंत्रता पर आधारित शासन प्रणाली है। वह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी होती है, जो दीर्घकालीन हित में काम करती है। अरस्तु का न्याय सिद्धांत जो है समानुपातिक है। अरस्तु के 2 भागों में विभाजित करते हैं न्याय को, संपूर्ण न्याय और विशेष न्याय। तो सबसे पहले संपूर्ण न्याय देख लेते हैं। संपूर्ण न्याय जो है, इस न्याय की आशय जो है सामाजिक नैतिकता से है। अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए सात्विकता शब्द जो है प्रयुक्त किया है, जिस अपने कर्तव्य का पालन करना ही क्या है? न्याय। ये क्या है? संपूर्ण न्याय। अब विशेष न्याय क्या है? विशेष न्याय में संशोधात्मक न्याय बताया है। विधि के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करने पर राज्य द्वारा दंड किया जाना, अर्थात व्यक्तियों के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड या शक्ति का प्रयोग किया जाना ही संशोधनात्मक न्याय है। ये क्या है? विशेष न्याय के अंतर्गत रखा गया है। अब विवरणात्मक न्याय क्या है? राज्य द्वारा व्यक्तियों में पद, सम्मान व पुरस्कार का वितरण करना। अरस्तु के अनुसार समाज में सेवाओं तथा पदों के विवरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होता है। समानता का सिद्धांत भी समानुपातिक है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान हो, उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। इसलिए समानता अप्राकृतिक और अवांछित है। अरस्तु जो है अनुपातिक समानता के विचार का समर्थक है। अरस्तु जो है अंक गणितीय समानता के विचार का समर्थक नहीं है। मानवीय जीवन का मूल्य उद्देश्य प्रसन्नता प्राप्त करना है, जिसे यूनानी भाषा में यूडेमोनिया कहा जाता है। व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। यूनानी भाषा में इसका अर्थ होता है जॉन पॉलिटिकोन। आगे देखते हैं। यूनानी युग में सभी लोग साथ बैठते थे, जिसमें एक लेसिया
इक्लेसिया कहा जाता था, ये विधायिका की भांति कार्य करती थी। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है वो है पॉलिटिक्स उसका है, और यही क्या है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी ऑन द सोल एंड द मेमोरी एंड रिकोलेक्शन, ये सारे के सारे जो हैं इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार देख लेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर यूपी टीजीटी के लिए पढ़े तो सिर्फ पॉलिटी आपके लिए बहुत है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।